सो हाय एवरीवन। आज हम लोग हमारे कोर कोर्स वाले पेपर CCHIS 302 का यूनिट 1 का एक पोर्शन कवर करेंगे। यूनिट 1 में 4 पोर्शन है टोटल, ABCD, जिसमें A है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला हम ट्राई करेंगे 2 पार्ट के अंदर कवर करने का। जब हम लोग बोलते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसे वो बना, कॉन्स्टिट्यूशन आखिर अपने फॉर्म में आया कैसे, कितने बार वो मोल्ड हुआ, क्या नहीं, आखिर कैसे उसका एग्जिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो एकदम इनिशियल डिमांड था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रेज़ किया गया था 1914 में, और वो रेज़ करने वाले थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी भी बोला जाता है। तो इन्होंने जब डिमांड रेज किया था, इन्होंने एक नोट प्रेजेंट किया था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। किसको प्रेजेंट किया था? तो हमारे उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्हें ये नोट प्रेजेंट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि भाई हम लोग के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए। तो उस टाइम में, जैसा कि आप टाइमलाइन देख सकते हैं, 1914 में ये डिमांड रेज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और ये जो टाइमलाइन है 1914, तो ये 1914 से आपका 18 तक जो पीरियड है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड है। तो इस टाइम में ब्रिटिशर्स को चाहिए था एनी हाउ फाइट करने के लिए सोल्जर्स। तो इन्होंने बोल दिया उस टाइम पे कि हाँ ठीक है, आपका डिमांड मतलब माना जाएगा। और गांधी जी इस बात को एक इंटरव्यू में बताते हैं कि माय मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले प्रेजेंटेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट अ नोट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1940 एंड द ब्रिटिश सेड यस, वो माने भी। वो बोले कि वी विल एक्सेप्ट इट आफ्टर द वॉर। क्यों? क्योंकि उन्हें वॉर में इमीडिएट हेल्प चाहिए था। लेकिन वॉर के ख़त्म होने के बाद, बहुत टाइम बाद, जब गांधी जी आ चुके थे, सब आ चुके थे, तो ये बोलते हैं कि बट नाउ दे वांट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस। अब वो खुद हमारे लिए, मतलब ब्रिटिशर्स हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, बट वन शुड नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया शुड बी एंड कैन बी फ्रेम्ड ओनली बाय इंडियंस। तो ये गांधी जी एक इंटरव्यू के थ्रू बताते हैं। तो इससे हम लोग को वही पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड फॉर द फर्स्ट टाइम रेज किया गया 1914 में, और वो रेज करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खैर, वो तो हो गया कि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कब रेज हुआ। और एज लेमैन की तरह हम लोग जानते भी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो एक रूल बुक, एज अ लेमैन हम लोग बोल सकते हैं कि वो रूल बुक है किसी भी कंट्री का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1914 से अगर आगे बढ़ा जाए तो 1934 आते आते ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो था, मतलब होना चाहिए, सबके दिमाग में आया। और 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए पुट फॉरवर्ड किया गया फर्स्ट टाइम MN रॉय के द्वारा। ये जो MN रॉय थे, ये हमारे पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंडिया में। तो इन्होंने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, इंडिया के लिए बनाओ कॉन्स्टिट्यूएंट। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होगा? तो ये एक ऐसा असेंबली होगा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का बात किया जाएगा, मतलब आइडियाज़ दिए जाएंगे कैसे कैसे रूल होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, सब। तो उसके लिए फर्स्ट टाइम MN रॉय ने ये प्रस्ताव रखा, आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये 1914 देखा हमने, फिर 1934 देखा। अब आते हैं हम लोग 1935 में, जस्ट एक साल बाद INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों भाई? टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 1914 हो गया, 1934, 1935। अब देखो ये ऑफिशियली भी डिमांड हो गया। अब 1938 आते आते जवाहरलाल नेहरू INC के बिहाफ पे डिक्लेयर करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया के लिए मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। कहने का मतलब इनका ये था, ये साफ साफ बोल रहे थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस ही बनाएंगे विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है? बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे जवाहरलाल नेहरू कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनेगा, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की बात की जाएगी, वो भी वोटिंग सिस्टम से मतलब फॉर्म होना चाहिए, कोई भी एरा गैरा उसमें ना आ जाए। लोग खुद चुने कि कौन लोगों के लिए लॉ रूल ये सब बनाएंगे। द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट।
जिसको हम लोग कहते हैं ऑगस्ट ऑफर 1940। तो ये सारे जो इनके डिमांड्स थे जवाहरलाल नेहरू के या बाकी जो भी हमारे उस टाइम के आईएनसी के पॉलिटिशियंस के, वो सारे डिमांड्स फाइनली एक्सेप्ट होते हैं आपके ऑगस्ट ऑफर में 1940 में। ठीक है, फिर आता है 1942 जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं, मेंबर होते हैं वो कैबिनेट के, वो इंडिया विजिट करते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ। ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो प्रपोजल रहता है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैसे फ्रेम किया जाए उसको लेके। लेकिन जब ये यहाँ पे इंडिया विजिट करते हैं तो ये जो क्रिप्स प्रपोजल होता है, क्रिप्स प्रपोजल नाम ही दिया गया था इनके नाम पे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स पे। ये क्रिप्स प्रपोजल में ना इसको सब रिजेक्ट कर देते हैं, आईएनसी भी मुस्लिम लीग भी, सबका अपना अपना रीज़न होता है। बट आईएनसी जो रिजेक्ट करता है वो इसलिए रिजेक्ट करता है क्योंकि ये टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्रिप्स प्रपोजल, और बहुत सारे रीज़न है जिसके वजह से क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप वो देख सकते हैं खुद से। तो हम लोग बस ये देखेंगे कि ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल आया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम को लेके, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो हम लोग ने अभी तक कितना देखा, 1914 में आपने देखा फर्स्ट टाइम डिमांड हुआ हमारा, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इसका। उसके बाद हम लोग ने देखा 1934 में आपका आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो आगे रखा गया, किस पुट फॉरवर्ड किए, एम.एन. रॉय। 1935 वही फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड हुआ वो। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो जो फ्री इंडिया का वो इंडियंस ही बनाएंगे, आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर ये सारा बात इन लोग का एक्सेप्ट किया जाता है ऑगस्ट ऑफर 1940 में। 1942 में आया, बात भी आता है कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिसके वजह से आईएनसी, मुस्लिम लीग, सब हिंदू महासभा भी सब मिलके इसे रिजेक्ट कर देते क्रिप्स प्रपोजल को। फाइनली एक कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में और ये स्कीम पुट फॉरवर्ड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो मोर और लेस सबको सेटिस्फाई करता है। और फिर फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें हम लोग देखते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एक तरह से बोल सकते हैं सीट्स बोलिए, वो कितने रहते हैं स्ट्रेंथ, 389 का। अब इस 389 को डिवाइड किया जाता है दो पोर्शन में। एक होता है आपका कि ब्रिटिश इंडिया, मतलब उसको कितना सीट मिलेगा, और एक प्रिंसली स्टेट, मतलब राजा रजवाड़ा वाला जो भी एरिया था बचा खुचा इंडिया में, वहाँ कितना सीट जाएगा, क्योंकि वो अपना चलाते हैं, वो ब्रिटिश उसके अंदर नहीं आते, भले उन्हें देते होंगे जो भी नजराना वगैरह। तो 296 जो सीट्स होता है इसका फर्दर डिवीजन देखने को मिलता है। गवर्नर प्रोविंसेस को जाता है 292 और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को 4 सीट्स दिए जाते हैं, और ये 93 तो इंडिपेंडेंट है प्रिंसली स्टेट्स के लिए। फर्दर तो ये हो गया हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया, उसमें कितना सीट्स था, कितना सीट्स किसको गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं हर प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट जो किया जाता है सीट्स, वो कैसे अलॉट किया जाता है, तो इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, जितना आपका पॉपुलेशन होता है उसी के प्रोपोर्शन में सीट अलॉट किए जाते हैं। रफली बोले तो एक सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 1 मिलियन पे एक सीट मतलब अलॉट किया गया था उस टाइम के हिसाब से। जो सीट्स अलॉट किए गए थे हर ब्रिटिश प्रोविंस को, वो डिवाइड किए गए थे 3 प्रिंसिपल के बेसिस पे या 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी पे, जिसमें से फर्स्ट थे मुस्लिम, सिख्स और जनरल थर्ड कैटेगरी था जिसमें सब आ जा रहे थे मुस्लिम और सिख को छोड़ के। तो ये 3 क्राइटेरिया हो गया आपका सीट एलोकेशन का। तो अभी के लिए हम लोग ये रखते हैं, हम लोग ने देख लिया कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड फर्स्ट टाइम रेज किया गया 1914 में, फिर कैसे कैसे फर्दर बात आया कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर फाइनली आईएनसी ने ऑफिशियल डिमांड किया, उसके बाद बहुत सारे प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया, फिर फाइनली एक कैबिनेट मिशन आया जिसमें फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा फॉर्म हुआ, फिर सीट्स एलोकेटेड हुए, फिर हर प्रोविंस को कैसे, मतलब किस बेसिस पे सीट एलोकेशन हो वो देखें हम लोग। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिर काम कैसे किया और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ कैसे। सो थैंक यू।